अगर आप भी दिन में ख्वाब देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। आप हमेशा गलत डिसीजन ही लेंगे और आगे ये पूरी संभावना है कि आप गलत डिसीजन ही लेते रहेंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ किडविन के ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेटिव्स में, जो कि है एक ऑडियो नोट। आज हम बात करेंगे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर की, यानी कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस के बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, पर पता है साइकोलॉजी की भाषा में कॉन्शियसनेस क्या होता है? कोई खुल के तो नहीं कहता, बट अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। कॉन्शियसनेस और कुछ नहीं है, ये प्रोसेसिंग स्पेस है। अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी भी नॉलेज होगी तो जो कंप्यूटर में रैम होता है ना, वो हमारी ज़िंदगी का कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरह से कंप्यूटर का रैम काम करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वो जो परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर कैसे काम करता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है। आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। कंप्यूटर में क्या होता है, जितनी भी आप इनपुट्स देते हैं या कोई नई इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी माध्यम से, वो कंप्यूटर में सेव हो जाती है। आप फाइल्स बनाते हैं, मूवीज़ की अलग फाइल, ऑडियोज़ की अलग फाइल्स, पिक्चर्स की अलग फाइल्स, सॉफ्टवेयर्स की अलग फाइल। इसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी हर चीज़ का एक फाइल बनता है, यानी एक कैटेगरी बनती है। स्किल्स की अलग कैटेगरी, लोगों के चेहरों की अलग कैटेगरी। अगर आप दिमाग के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा दिमाग का अलग अलग पार्ट अलग अलग सेंसरी ऑर्गन के लिए डेडिकेटेड होता है। स्मेल के लिए अलग कैटेगरी होता है, अलग ऑर्गन होता है। विजुअल चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए हमारे दिमाग में अलग स्पेस होता है। तो इस तरह के फाइल्स बने होते हैं। उस फाइल्स के अंदर भी कई फाइल्स होते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी में करते हैं। फाइल के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स। तो ये बेसिक जो जैसे सी ड्राइव और ई ड्राइव होता है, वैसे दिमाग में भी विजुअल के लिए अलग प्रोसेसिंग स्पेस होती है, ऑडियो के लिए अलग प्रोसेसिंग स्पेस होती है, डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन इसके अंदर जो हम अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं, इसे ही हम माइंड कहते हैं। यही माइंड और ब्रेन दोनों अलग हो जाता है। ब्रेन एक बायोलॉजिकल फंक्शन है, तो माइंड जो है एक, समझ लीजिए, प्रोडक्टिविटी टूल है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है, या फिर सॉफ्टवेयर समझ लीजिए एक तरीके से, जिसका हार्डवेयर के रूप में कोई अस्तित्व नहीं होता, बट वो सॉफ्टवेयर के रूप में बहुत कुछ काम कर सकता है, जो कि हार्डवेयर से करवाता है वो सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से ब्रेन और माइंड में डिफरेंस, और कंप्यूटर किस तरह से ब्रेन से सिमिलर है, ये मैंने भी समझाया। अब आइए, तो होगी परमानेंट मेमोरी। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, अलग अलग चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, अलग अलग लाइब्रेरीज में स्टोर करके रखता है पैटर्न्स को। इसके लिए इंपॉर्टेंट है पैटर्न। ठीक है, कभी कभी हमें दूसरों की शक्ल किसी दूसरे जैसी क्यों लगती है, जैसे लगता है ये आदमी किसी दूसरे की तरह दिख रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग चेहरा तो स्टोर करता ही करता है, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से लेके जो बनावट होती है चेहरों की, वो पैटर्न भी सेव कर लेता है। मतलब पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में, पैटर्न ढूंढने में, और उसको सिमिलरिटीज, यानी कौन सा पैटर्न किसके जैसा मिलता है, वो सब फाइंड करने में, प्रोसेस करने में दिमाग माहिर होता है। वो सिर्फ पैटर्न्स को स्टोर करता है। ठीक है, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी और कॉन्शियसनेस के समानता को देखते हैं क्या होता है। अब कंप्यूटर का रैम जो होता है वो इसी परमानेंट मेमोरी का इस्तेमाल करके सारे एक्शन परफॉर्म करता है। यानी अगर आप कंप्यूटर में कोई फाइल खोलते हैं तो क्या होता है, वो फाइल परमानेंट मेमोरी में नहीं खुलता है, वो डिस्प्ले पे जो कुछ भी आपको दिख रहा होता है वो रैम आपके लिए करता है। यानी रैम के स्पेस जो होता है उसमें सारी चीज़ें खुलती हैं। कंप्यूटर के डिस्प्ले पे जो दिखती हैं, अगर आपने किसी फाइल को क्लिक किया तो वो परमानेंट मेमोरी से उस फाइल को टेम्पररी रैम में लेके आता है, रैम वाले स्पेस में, रैम मेमोरी में लेके आता है। फिर आप उस पर जो भी प्रोसेसिंग करते हैं वो काम करता है, प्रोसेस करता है, और फिर जब आप उस फाइल को बंद कर देते हैं तो वो वापस से परमानेंट मेमोरी में भेज देता है। मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं स्टोर होती। वो जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है वो परमानेंट मेमोरी से उठाता है, कुछ देर के लिए अपने स्पेस पे रखता है, जो उसकी जगह होती है, टेबल समझ लीजिए एक तरीके से, उस पर काम करता है और वापस रख देता है। जिस तरह से आप लाइब्रेरी से बुक उठा करके टेबल पे रख कर पढ़ते हैं, जब पढ़ लेते हैं तो वापस उठा के जहाँ से बुक उठाया था वहाँ रख देते हैं। सेम यही चीज़ कॉन्शियसनेस हमारा करता है। कॉन्शियसनेस और कुछ नहीं, हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर है,
या प्रोसेसिंग स्पेस है। दिमाग की एक खाली ऐसी जगह जहाँ पे प्रोसेस होता है। परमानेंट मेमोरी से चीज़ें उठाकर लाई जाती हैं, यहाँ पर उस टेबल पर रखी जाती हैं, उसको प्रोसेस समझा जाता है, क्या किया जाए, डिसीजन लिया जाता है। फिर जब काम खत्म हो जाता है तो उसको वापस उठाकर उसी परमानेंट मेमोरी में डाल दिया जाता है। तो ये होता है कॉन्शियसनेस। अब आप समझ चुके हैं कि कॉन्शियसनेस क्या होता है और सब कॉन्शियसनेस क्या होता है। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछूंगा कि इन दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग सबकॉन्शियस माइंड की बहुत बातें करते हैं कि कितना पावरफुल होता है, ये इसको काबू कर लिए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन अब आज के जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है उसके अनुसार आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? सोचिए। जायज़ सी बात है, दोनों ज़रूरी है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे डाटा है लेकिन आपके पास प्रोसेसिंग स्पेस नहीं है तो भी वो उसका कोई मतलब नहीं। ये क्यों होता है मैं अभी आगे बताता हूँ। और दूसरा, आपके पास प्रोसेसिंग स्पेस है लेकिन आपके पास कोई पुराने पैटर्न्स ही नहीं है लाइब्रेरी में, तो उस प्रोसेसिंग स्पेस का लेके क्या करेंगे आप? तो दिमाग के लिए और लाइफ के लिए दोनों चीज़ जरूरी है। सबकॉन्शियसनेस भी जरूरी है और कॉन्शियसनेस भी जरूरी है। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक कॉन्शियसनेस के बारे में है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और सब कॉन्शियसनेस की भी थोड़ा ग्लिम्स देखेंगे, क्योंकि दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता, दोनों साथ में ही पढ़े जा सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस के बारे में साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया है, न्यूरो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि हमारी जो अटेंशन, कॉन्शियसनेस को समझ लीजिए हमारी अटेंशन पावर, इसकी पावर होती है 100 बिट्स पर सेकेंड। मतलब ये इतनी ही डाटा जो है प्रोसेस कर सकता है, एक सेकेंड में 100 बिट डाटा जो है वो प्रोसेस कर सकता है। यानी हमारी जो कॉन्शियसनेस की लिमिट होती है, यानी प्रोसेसिंग अटेंशन की लिमिट होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारे आसपास कितनी ही सारी दुकानें गुजर जाती हैं, लेकिन हमारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं रहता कि कौन सी दुकानें गई, हमें किसी दुकान का नाम नहीं याद होता है। हमें सिर्फ जहाँ जाना है रास्ता वो याद होता है, हम उस रास्ते पे चलते जाते हैं। यही कारण होता है क्योंकि दिमाग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता, इसीलिए जो इसके प्रोसेसिंग रेंज से बाहर होती है वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। यही कारण होता है। इसे इसे कॉन्शियसनेस ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। आप इस टर्म को पढ़ सकते हैं, कॉन्शियसनेस ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंडनेस कहते हैं। जैसे इसका बहुत कॉमन उदाहरण दूं, जैसे आपका चाबी का भूल जाना कि आपने चाबी कहाँ रखी थी, और अगर आपको मान लो किचन में चाकू की जरूरत है तो अक्सर आपका चाकू खो जाता है। आप फिर थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद पता चलता है आपके आँख के सामने था लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा था। चाकू को किसी भी ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ अक्सर होता है कि जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो तो आपके ठीक सामने होती है लेकिन उस वक्त नज़र ही नहीं आती है। लेकिन बाद में जब थोड़े आप रिलैक्स होते हैं, देखते हैं कि यार आपके आँख के सामने थी लेकिन आपको पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दिया, वो कैसे दिमाग से डिलीट हो गई, एकदम इग्नोर्ड। क्योंकि वो आपके प्रोसेसिंग स्पेस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो प्रोसेसिंग स्पेस से बाहर थी, इसलिए वो कंप्लीटली इग्नोर हो गई। और प्रोसेसिंग स्पेस में उस वक्त क्या चल रहा था? घबराहट कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मिल क्यों नहीं रही है। इस तरह के जो मेंटल कन्वर्सेशंस होते हैं ये उस समय प्रोसेसिंग स्पेस को भर लेते हैं, इसलिए ये चीज़ें हमें दिखाई ही नहीं देती हैं। इसलिए कहा जाता है गहरी सांस लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ फिर कोई डिसीजन लो। इससे क्या होता है, रिलैक्स होने से प्रोसेसिंग स्पेस खाली हो जाती है। यानी रैम जो है, जैसे हम मोबाइल में रैम क्लियर करते हैं ना, मेमोरी क्लियर करते हैं, प्रोसेसिंग मेमोरी रैम क्लियर करते हैं, उसी तरह ये होता है। ये रैम आपका दिमाग का क्लियर हो जाता है, प्रोसेसिंग स्पेस, तो फिर नए इन्फॉर्मेशंस आने की जगह मिलती है और दिमाग अच्छे से चीज़ों को प्रोसेस कर पाता है। तो हमने ये सीखा कि दिमाग का जो कॉन्शियसनेस है यानी प्रोसेसिंग स्पेस है उसको हमेशा खाली रखिए अच्छे डिसीजंस के लिए। अब समस्या ये है ना कि दिमाग के लिए डिसीजन डिसीजन होता है, चाहे आपको कौन से मोबाइल में आए नोटिफिकेशंस में कौन से नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना चाहिए वो, और ज़िंदगी में कौन से करियर को चूज़ करना चाहिए, दोनों के लिए समान अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट होती है। क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स भी लिविंग सेल्स होते हैं, इनकी भी मेटाबॉलिज्म होती है, ये भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज खर्च करते हैं। तो इसीलिए छोटे से छोटे डिसीजन में भी उतनी ही ऊर्जा खर्च होती है जितनी बड़े से बड़े डिसीजन को लेने में खर्च होती है। तो
आपके लिए अच्छा यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटी डिसीजन जो आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है उसको सोचना बंद कर दीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग एक ही तरह के टी शर्ट्स पहनता है, ये सब इसी चीज़ के उदाहरण है। क्योंकि कपड़े पहनने के डिसीजंस लेने में ऊर्जा खर्च होगी तो वो फेसबुक के लिए क्या डिसीजन लेगा। एक्चुअल में हम लोग जो बहुत सारे डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते उसका कारण ही ये होता है कि हमारा कॉन्शियस स्पेस किसी न किसी चीज़ से ऑक्यूपाइड रहता है जो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती। चाहे आप उस वक्त ख्याल सोच रहे हो, या किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया उसके बारे में सोच रहे हो, या आपने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया उसके बारे में सोच रहे हो, या कोई और ही प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो, हमेशा आपका कॉन्शियस स्पेस जो होता है ऑक्यूपाइड होता है। इसलिए आप डिसीजन के बारे में अच्छे से प्रोसेस ही नहीं कर पाते हो। और इसके क्या बुरे एग्जाम्पल होते हैं मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं ये बता दूँ कि आपको ये स्पेस हमेशा खाली रखना चाहिए। इसलिए आप ज़िंदगी को 2 कैटेगरी में बाँट दीजिए। एक तो आपके लिए ऐसी चीज़ें जो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लाएँगी, जैसे कि आज कौन से कलर का कपड़ा पहनो, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप लाल पहन लो चाहे पीला पहन लो, आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। लेकिन करियर चूज़ करना ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। तो इसलिए इस पे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करना आपके लिए सही होगा। तो चीज़ों को 2 कैटेगरी में बाँट दीजिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। चाहे कोई भी डिसीज़न ले लीजिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ़ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसके लिए बैठ कर सोचिए कि क्या किया जा सकता है, और स्पेस उसके लिए, कॉन्शियस स्पेस उसके लिए खाली रखिए, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे दिमाग की खास प्रोसेसिंग जो अटेंशन, मैंने प्रोसेसिंग रैम की जो बात की, दिमाग का जो आपका रैम होता है कॉन्शियसनेस, उसकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। पहला ये कि वो चेंजेस को डिटेक्ट करता है, चेंजेस को पहचान लेता है। उदाहरण के तौर पर जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस समय आपका ध्यान रास्तों पे तो होता नहीं है, आप गाड़ी ऑटोमेटिक चला रहे हैं और आप बगल में बैठे अपने दोस्त से बात भी कर रहे थे, उसकी बातों को ध्यान दे रहे होते हैं, वो जो बोल रहा है उसके बारे में दिमाग में सोच रहे होते हैं, और गाड़ी भी आप आसानी से चला लेते हैं। तो ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि आपका दिमाग इतना पावरफुल होता है, आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, रैम जो होता है कॉन्शियसनेस, वो पहले तो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेता है कि चलो रोड सीधी है और इस रोड पे कई बार मैं आया गया हूँ, चीज़ें उसे याद है, तो उसकी लाइब्रेरी यानी सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पैटर्न सारे स्टोर्ड हैं। तो वो क्या करता है कि वो इसे हैंडल कर ले जाएगा, मैनेज कर ले जाएगा। इसलिए वो आपको ये इजाज़त दे देता है कि आप अपने बगल में बैठे दोस्त की बात सुने, तो आप आसानी से दोनों काम कर लेते हैं, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल कर रहा है गाड़ी को। आप कॉन्शियसली अपने दोस्त की बात सुन रहे हैं। लेकिन क्या होता है, सामने कोई व्यक्ति आ जाता है अचानक से, या कोई आपको ओवरटेक कर लेता है अचानक से, या कोई ब्रेकर आ जाता है रास्ते पे, तब क्या होता है, आपका अचानक ध्यान शिफ्ट हो जाता है दोस्त की बातों से सीधा रोड पे। ये कैसे हुआ? ये चेंज डिटेक्ट करने की वजह से होता है। कॉन्शियस फिल्टर जो होता है आपका, वो हमेशा चेंज को डिटेक्ट करता रहता है। सबकॉन्शियसली गाड़ी चल रही थी, लेकिन अचानक जब कोई उस पैटर्न में कोई नया चेंज आया, गाड़ी चलाने के आपके एक पैटर्न होता है और रास्तों का भी एक पैटर्न सेट होता है। तो आप चल रहे हैं लेकिन उस पैटर्न में किसी ने ओवरटेक कर लिया, एक नया चेंज आया, तब वो चेंज को डिटेक्ट कर लेता है और वो आपका पूरा अटेंशन स्पेस जो होता है वो बाकी की बातों को हटा करके सीधा चेंज पर लेके आता है। यानी टेबल पर नई बुक्स आ चुकी हैं, नए प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, अब आपका दिमाग फटाफट उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए, और आप गाड़ी को मैनेज कर ले जाते हो। फिर क्या होता है, आप फिर उस ऑब्स्टिकल से बच जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं गाड़ी को। फिर क्या होता है, फिर से रोड सिंपल वही पैटर्न पे चलने लगता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड उसको ओवरटेक कर लेता है और आप सबकॉन्शियसली गाड़ी चला रहे थे, फिर से आप अपने दोस्त की ओर ध्यान दे सकते हैं, बात कर सकते हैं उससे। तो पहली चीज़, अगर लेकिन प्रोसेसिंग स्पेस जो होता है, इसकी भी एक बुराई ये होती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए जल्दी खाली होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए जल्दी स्पेस खाली नहीं होता है। तो इसीलिए कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, जो हमें कभी कभी ध्यान न देने की, सावधानी हटी दुर्घटना घटी स्लोगन सुना है ना, ये इसी वजह से होता है कि थोड़ी सी किसी किसी चीज़ों में ये जल्दी प्रोसेसिंग स्पेस खाली नहीं हो पाता है, तो हम आगे आने वाले चेंजेस को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और हम गलत डिसीजन की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करना कि स्पेस को कैसे खाली किया जाए बहुत ज़रूरी है लाइफ में। इसके लिए 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो कैटेगरीज बनाना इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट की, और दूसरी चीज़ ये है कि मेडिटेशन। मेडिटेशन इसमें हेल्प बहुत करता है कॉन्शियस रहने के लिए।
वो स्पेस को जल्दी खाली करता है और हमेशा खाली करके रखता है इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए, इसलिए मेडिटेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कॉन्शियसनेस की, वो है इम्पोर्टेंस डिटेक्ट करना। इम्पॉर्टेंट मतलब जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फिजिकली भी और इमोशनली भी, या आपके लिए पर्सनली भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन पर ध्यान खींचना। जैसे कि भीड़ में कई लोग बात कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई अगर नाम भी लेता है भीड़ में दूर से कहीं, तो आपको सुनाई दे जाता है। आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। क्यों? आपका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिटेक्ट करता रहता है। उसको उसका ये मानना होता है कि कहीं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल हुई तो, यानी अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करता है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमेशा जानना चाहता है, आपको डिटेक्ट करके देता है कि देखो क्या बातें हो रही हैं, क्या ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है, उसे जिंदा रहना है, तो उसे इन तरह की चीज़ों पे ध्यान देना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें को डिटेक्ट करना उसका एक महत्वपूर्ण काम है। इसलिए आप गाड़ी चला रहे होते हैं, अगर कोई बड़े बैनर पे आपका फेवरेट प्रोडक्ट या कोई बड़ी मूवी का पोस्टर लगा जो आपको एक्चुअल में पसंद है, तो आपका ध्यान उस पर जरूर चला जाता है। लेकिन जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है बिलबोर्ड पे अगर वो भी चिपकी होंगी तो उस पर ध्यान आपका नहीं जाता है, क्योंकि ब्रेन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ों पे आपका अटेंशन खींचता है। अब ये तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसे ही मिलती हैं, क्योंकि कहा जाता है ना अपॉर्चुनिटीज़ आपके आमने सामने ही होती, बस दिखाई नहीं देती। कारण उसका ये होता है कि आपका जो प्रोसेसिंग स्पेस होता है वो फिर वही चेंज वाले की तरह भरा होता है। अब जब भरा होगा प्रोसेसिंग स्पेस, तो नई अपॉर्चुनिटी के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा कॉन्शियसनेस को प्रोसेस करने के लिए। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस का क्लियर स्पेस का क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम आसपास हो रही घटनाओं में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी के रास्ते हैं उसको डिटेक्ट कर पाएँ और उसको प्रोसेस कर पाएँ कि कितनी सही है। इसलिए भी ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं ना मेडिटेशन लाइफ को ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरत है। कारण यही होता है क्योंकि कॉन्शियस स्पेस अगर खाली रहेगा तो चेंज को पहली चीज़ डिटेक्ट कर पाएगा, और आस-पास जो आपकी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, जो आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे, वो भी आपका दिमाग ऑटोमैटिक आपके लिए कैच करके देगा। आपको कॉन्शियसली कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमैटिक डिटेक्ट कर लेगा, उसका काम ही यही है। लेकिन अगर आप उसके काम करने वाले टेबल पे बहुत सारा क्लटर यानी गंदगी बिछा कर रखेंगे तो वो बुक कहाँ रखेगा भाई? यानी नई अपॉर्चुनिटी के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा प्रोसेस करने के लिए। तो डिटेक्ट कैसे करेगा? और डिटेक्ट कर भी लेगा तो अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, आप उस अपॉर्चुनिटी का महत्व नहीं समझ पाएंगे और आप उसे इग्नोर कर देंगे फिर से। तो इसीलिए प्रोसेसिंग स्पेस का खाली होना यानी कॉन्शियसनेस अस्तित्व में होना, आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक ही उदाहरण है मेडिटेशन। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट की बात। अब ये हमारे फ्यूचर भविष्य और इन सब पे भी असर डालता है। कॉन्शियसनेस आपकी प्रेजेंट होता है, जैसे आप बोलते हैं ना नाउ में रहो, अभी इस मोमेंट में रहो। वो मोमेंट क्या होता है? कॉन्शियसनेस। जब तक आप किसी चीज़ के लिए कॉन्शियस हैं तो आप प्रेजेंट में हैं। जैसे आप कॉन्शियस से हटे तो आप दो चीज़ों में हो सकते हैं, एक तो सब कॉन्शियस में यानी जो कि आपका पास्ट यानी आपकी जो लाइब्रेरी है पुराने एक्सपीरियंस जो पुराने पैटर्न्स हैं वो आपका पास्ट हो गया। और फ्यूचर क्या हो गया? फ्यूचर देखो, फ्यूचर तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ नो चेंज यानी डेली रूटीन। आखिर जो पुराने पैटर्न्स आपके लाइफ के अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं, आपके बिहेवियर के पैटर्न, आपके आसपास के लोग कैसे बिहेव करते हैं, आपके आसपास की चीज़ों की स्थिति क्या है, इन सब के पुराने पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके ब्रेन में स्टोर्ड है। तो अक्सर कोई चेंज नहीं होता इन सब चीज़ों में। तो हमारी लाइफ जैसे आज चल रही वैसे कल भी चलेगी, वैसे परसों भी चलेगी। मैंने कई बार बताया है कि आपके आने वाले भविष्य में वही होगा जो आपके डेली रूटीन में होता है। उसका कारण ही यही है कि नो चेंज, किसी पैटर्न में जल्दी कोई चेंज नहीं आता है। तो भविष्य एक इस तरीके का होगा जो कि 80% से 85% आपका लाइफ ऑक्यूपाई करता है, यानी यही 80 से 85% चीज़ें ऐसी ही होती हैं। अब कुछ होती हैं जैसे चेंजेस, जैसे कोविड का सिचुएशन ले लीजिए, अचानक पूरे सबकी लाइफ में चेंजेस आ गए, आपने को जॉब से निकाल दिया गया, आपने नई जॉब चेंज कर ली। तो ये अचानक होने वाले जो चेंजेस हैं ये लाइफ को इफेक्ट डालते हैं। इसके लिए ब्रेन ये जब अचानक आते हैं तो लाइफ के आप में आपके लाइफ में तहलका मच जाता है। फिर आप इस सारी नई इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस करते हैं और इस प्रोसेस करने के बाद ये फिर से पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। फिर आपकी लाइफ वही पुरानी नो चेंज वाले गेम पे चलने लगती है 80 to 85%। तो दो तरीके मैंने बताया, एक नो चेंज और एक चेंज। फिर तीसरा तरीका आता है कि आप खुद चेंज करना चाहो।
जैसे या तो आप इंतज़ार कर रहे हो सामने से कुछ गड़बड़ हो जाए तब मैं नई चीज़ें सीखूँगा, और एक आप खुद से नई चीज़ें सीख कर अपनी लाइफ में चेंज करना चाहें, जिसे स्किल डेवलपमेंट हो गया। आप खुद से नई चीज़ें सीखते हैं, तो उससे भी नया चेंज आता है, क्योंकि नई चीज़ें सीखेंगे, नया पैटर्न्स बनेंगे, फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की लाइब्रेरी में सेव होगा और आपकी डेली रूटीन में वो एक नया चेंज लाएगा। और जब डेली रूटीन में नया चेंज आएगा तो सोचिए आपकी लाइफ का 80 टू 85% चीज़ें डेली रूटीन के हिसाब से होती है, तो आपका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो फ्यूचर इन्हीं 3 चीज़ों से डिसाइड होता है। पास्ट तो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, और कॉन्शियस माइंड आपका प्रेजेंट हो गया, और फ्यूचर इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब इनमें से क्या चीज़ें नॉन कंट्रोल्ड हैं? पहली, डेली रूटीन, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बन जाती है। अगर आप कॉन्शियसली नया बनाएं तो अच्छी बात है, वैसे ये ऑटोमेटिक ही अपने आप बनती रहती है। दूसरा, विथ चेंज, इस पे भी आपका कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि चेंज क्या होगा बाहर वो आपको नहीं पता है, अनसर्टेन होता है। और तीसरा है कि आप सेल्फ कुछ चेंज करें, तो ये आपके पूरी तरह कंट्रोल में होता है। इसीलिए डेली अच्छी हैबिट डालना बहुत अच्छी बात होती है। सक्सेसफुल दिन बनाने की हैबिट डालना बहुत अच्छी बात होती है। इसके लिए जिस भी स्किल की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा करिए। अभी नई स्किल सीखिए, रोज़ नई चीज़ें करिए। इससे क्या होगा, आप अपनी लाइफ को और फ्यूचर को एक अलग डायरेक्शन दे पाएंगे। इसीलिए मैं इसकी बहुत बात करता हूँ, न्यू स्किल्स की। लेकिन अब न्यू स्किल सीखने के भी एक शॉर्टकट तरीका है, वो है शैडो बॉक्सिंग टेक्निक। किसी बुक में मैंने पढ़ा था शैडो बॉक्सिंग टेक्निक। ये टेक्निक होता है कि मतलब रियल सिचुएशन से हट के आप एक आइसोलेटेड सिचुएशन में प्रैक्टिस करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। समझाने के लिए मैं कहूँगा कि पब्लिक स्पीकिंग। जैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए पहले ही भीड़ में जाके पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख सकते, क्योंकि अगर गलत पैटर्न बन जाएगा दिमाग में तो आपके लिए हमेशा डर बैठा रहेगा। जैसे कि इंटरव्यू के सिचुएशन में होता है, हमें इंटरव्यू की प्रैक्टिस तो नहीं कराई जाती, हम सीधा इंटरव्यू देने जाते हैं और हमारा इंटरव्यू बहुत ख़राब जाता है और हमारे दिमाग में हमेशा के लिए वो डर या पैटर्न बैठ जाता है। अगली बार हम कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। तो इसीलिए शैडो बॉक्सिंग टेक्निक बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर हमें किसी सिचुएशन के बारे में नहीं पता है तो हम पहले से उसका ट्रेनिंग, मतलब एक मॉक टेस्ट लेते हैं, मॉक ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग के केस में हम पहले ही जाके हज़ारों पब्लिक के सामने स्पीकिंग नहीं करने लगेंगे, भाषण या स्पीच नहीं देने लगेंगे। हम क्या करते हैं, आईने के सामने बहुत दिन तक प्रैक्टिस करते हैं, 70 दिन, 75 दिन, 60 दिन। हम आईने के सामने अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं और सामने आईने के सामने देख कर बोलने की कोशिश करते हैं। इससे होता क्या है, सामने तो कोई पब्लिक है नहीं, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स पे कैसे बोला जाता है लोगों को आप देखते हैं यूट्यूब पे, फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे आपके दिमाग में एक नए पैटर्न्स बनने लगते हैं, आपके सबकॉन्शियस लाइब्रेरी में बहुत सारे पैटर्न्स बनने लगते हैं। तो वो अब उन पैटर्न को सबकॉन्शियस माइंड पहचानने लगता है। अब क्या होता है, जब आप ऐसी सिचुएशन में जाते हैं कि जहाँ हज़ारों लोग बैठे हैं, तो ऐसी सिचुएशन दिमाग के लिए एक बिल्कुल नया चेंज होता है। लेकिन उस नए चेंज को प्रोसेस करने के लिए, उस नई समस्या को प्रोसेस और टैकल करने के लिए आपके पास पुराने जो आपके शैडो बॉक्सिंग टेक्निक वाले जो पैटर्न्स हैं, जो आपने मिरर के सामने प्रैक्टिस किए हैं, वो सारे पैटर्न्स दिमाग के पास हैं। तो वो उन्हीं में से कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और पब्लिक के सामने आप बोलते हैं नए तरीके से, सामने लोगों के एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग चल रही होती है उस वक्त। तो आप कैसे भी हैंडल करके उसी पुराने पैटर्न्स के बेस पे कैसे भी, क्योंकि आपको बोलना तो आ गया किसी टॉपिक पे कैसे बोलते हैं, बस आपको ये नहीं पता कि पब्लिक के एक्सप्रेशंस को कैसे मैनेज करें। तो वो आप जब आपके पास एक एस्पेक्ट है तो आप बोलना चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसा पब्लिक रिएक्ट करती है, फिर आप अपने पुराने एक्सपीरियंस के बिहाफ और पैटर्न्स पे उन चीज़ों को फिर से मैनेज करते हैं। तो धीरे धीरे आप देखते हैं लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सारी नई डाटा है ये वापस आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही होती है। तो ऐसा करने पर आपके दिमाग में एक पब्लिक स्पीकिंग का एक एक्सपीरियंस स्टोर्ड हो जाता है। फिर आप दूसरी बार देते हैं, तीसरी बार देते हैं, तो ऐसे करते करते आपके पास इतना डाटा आ जाता है कि चौथी पांचवी बार आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि कैसी सिचुएशन में कैसी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा शैडो बॉक्सिंग टेक्निक से हुई, ताकि आपके दिमाग में डर ना बैठे पहले एक्सपीरियंस को लेकर के। इसलिए शैडो बॉक्सिंग टेक्निक बहुत सही है, ताकि पहला एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा बुरा ना हो। इसलिए शैडो बॉक्सिंग टेक्निक हमेशा काम करती है नए पैटर्न्स बनाने के लिए, जो ज़िंदगी के ओरिजिनल पैटर्न से
टैकल करने के लिए ज़रूरी हैं। ये उसी तरीके से होगा कि हम अपने हथियार को रोज़ धार लगाते हैं, यानी अपने हथियार को रोज़ शार्पन करते हैं, ताकि एक्चुअल में जब युद्ध हो तो वो धोखा ना दे, काम कर जाए। ये उसी तरीके का है। तो हमेशा नई स्किल सीखते रहिए और शैडो बॉक्सिंग की टेक्निक करिए और मेडिटेशन करिए, ताकि आपका कॉन्शियस स्पेस खाली रहे नए डिसीजंस के लिए, और चीज़ों को इम्पॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में कैटेगरी में बांट दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए स्पेस खाली रखिए, नॉट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। वो गुड इनफ होनी चाहिए लेकिन बेस्ट नहीं होनी चाहिए। बेस्ट की ओर उस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड इनफ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उस पर डिसीजन यूं ही ले सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं आपको बहुत कुछ समझा पाया होऊंगा अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को लाइक करिए और मुझे फॉलो करिए, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।